The Mac Classes Key to Unlock the Success Kalyan Prakamper। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णुकांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द मैक क्लासेस में। आप हमसे हिंदी और संस्कृत के लिए जुड़ते हो और हिंदी संस्कृत की श्रृंखला पे हम आपको उपसर्गों की अध्ययन करा रहे हैं। हम लोग उपसर्गों के विषय पे चर्चा कर रहे हैं और उपसर्गों के शायद आप लोगों को 3 वीडियो मिल भी चुके हैं। इसी श्रृंखला पे हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और उपसर्गों की चर्चा करेंगे। अभी हम संस्कृत के उपसर्गों की चर्चा कर रहे हैं, इसके अंतराल पे हम आपसे हिंदी के उपसर्गों की चर्चा करेंगे। उपसर्गों की श्रृंखला पे कल आपने प्रा, परा आदि उपसर्गों को पढ़ा था। आज हम इसी श्रृंखला पे आगे अगले उपसर्ग की बात करेंगे जिसको हम प्रा कहते हैं। प्रा का अर्थ क्या होता है? प्रा माने होता है श्रेष्ठ। प्रा का क्या अर्थ होता है? प्रा माने होता है श्रेष्ठ, या दूसरा अर्थ प्रा का होता है ज़्यादा। और उपसर्गों को हम अपने पुराने पढ़े हुए अध्ययन से जोड़ रहे हैं, उसका रिलेशन बना रहे हैं। इसी क्रम पे हम आज इन उपसर्गों को भी कैसे आप जोड़ोगे, इनसे बनने वाले शब्द किस कोटि के होंगे, किस प्रकार के होंगे, इनको भी हम तय करेंगे। इससे बनने वाले शब्द एक तो तत्सम शब्द होंगे, बिल्कुल तय है। ये बात हम पहले बता चुके कि चूँकि हम संस्कृत उपसर्गों का अध्ययन कर रहे हैं तो संस्कृत उपसर्गों से बनने वाला कोई भी शब्द होगा तो वह निश्चित रूप से तत्सम होगा। इसमें बनने वाला समास कौन सा होगा? इनसे बनने वाला समास हमारा अव्ययीभाव समास होगा। इनसे बनने वाला शब्द हमारा दीर्घ संधि पे भी जाएगा। संधि पे जाएंगे तो एक संधि में दीर्घ संधि बनाएगा, एक गुण संधि बनाएगा और एक व्यंजन संधि बनाएगा, और एक शब्दों के प्रकार पे संयोग बनाएगा। देखो हर एक पे हम संयोग की बात करते हैं, पहले हम संयोग समझ लें। आज हम संयोग की चर्चा कर लें कि संयोग कहते किसको हैं। जब संयोग शब्द आप लिखते हो तो इस पे हम लोग अनुस्वार संधि का प्रयोग करते, और अनुस्वार संधि से अगर हम इसका विच्छेद कर दें तो ये सम धन योग पर विच्छेद होता। सम माने सम्यक रूप से, ये भी एक उपसर्ग है, और योग माने जोड़ना, अर्थात किन्हीं दो पदों को, एक पद ये एक पद ये, किन्हीं दो पदों को सम्यक रूप से बैठाल दो लेकिन उनके अर्थ में या उनके परिवर्तन वर्णों पे कोई ना आए। जैसे हमने कल अभी पढ़ा था तो अभ्युत्थान बना दिया था, ई और आ मिले थे या बना दिया था। जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा उनको हम संयोग बोलेंगे। स्पष्ट है आप लोगों को? इसी क्रम पे हम, चूंकि एक बार संयोग की बात हर उपसर्ग पर आ रही है, जिन पे कोई परिवर्तन नहीं होता उनको हम संयोग शब्द बोल देते। देखो प्रा के हमने 2 अर्थ तय किए, एक तो प्रा माने श्रेष्ठ है, दूसरा प्रा माने ज़्यादा है। इनसे बनने वाला शब्द किस कोटि का? तत्सम है। इससे बनने वाला कोई भी शब्द होगा, अगर उसमें समास पूछा जाएगा तो आप कौन सा समास बताओगे? अव्ययीभाव बताओगे। कुछ शब्दों में हमारी दीर्घ संधि तय होगी, कुछ पे हमारी गुण संधि तय होगी, कुछ पे हमारी व्यंजन तय होगी, और कुछ शब्दों पे हमारा संयोग शब्द तय होगा। ठीक है, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएं। पहले हम दीर्घ संधि की बात करें। हमने कहा शब्द आया प्रतीति। दीर्घ संधि हम किसको कहते थे? दीर्घ संधि हम कहते थे अकह सवर्णे दीर्घा, अर्थात दीर्घ संधि वहाँ पर तय होगी जहाँ पर प्रतीति, ये थोड़ा सा इस पे गलती हुई, प्रतीति नहीं, इस पे प्रांत शब्द आएगा। प्रतीति यहाँ पर थोड़ा सा हमसे इस पे गलती हुई, हम इस पे कहें प्रांत शब्द। आप देखो प्रांत शब्द लिखा है। दीर्घ संधि की हम बात करते थे, दीर्घ संधि वहाँ होती थी अकह सवर्णे दीर्घा, जहाँ आ ई उ री का योग किसी समान स्वर से होता था, वह दीर्घ स्वर पे बदलता था। वही आप देखो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा दिख रही, इससे हम पहचान गए कि इस पे दीर्घ है। विच्छेद किया तो प्रा धन अंत हुआ। अब आप देखो आप प्रा उपसर्ग स्पष्ट रूप से निकल के आया प्रांत शब्द पे। इसी तरीके से एक और शब्द आप देख लो, हमने कहा शब्द प्रांगण। आप देखो यहाँ भी तो बड़े आ की मात्रा से शब्द टूटेगा, शब्द विच्छेद होगा, इसको भी हमने तोड़ दिया तो प्राधन आंगण। और अगर इसका हिंदी का रूप कर दिया, तद्भव रूप कर दिया तो हमने कह दिया आंगन। लेकिन आपके मन में आएगा कि आंगन शब्द के अंत पे तो ना आ रहा, ये णा कैसे हो गया? एक सूत्र होता है नश्य प्रशान। ऐसे कई शब्द आपको हिंदी पे मिलेंगे जिनके अंत या मध्य पे आने वाला ना णा पे बदल जाता है। ये एक सूत्र होता है नश्य प्रशान, उससे ये ना का णा पे परिवर्तन हो जाता है। जैसे प्रमाण शब्द है, परिमाण शब्द है, ये इसी कारण से ना णा पे बदल जाता है, इसी कारण से प्रांगण बनता। देखो आप इन दोनों पे दीर्घ संधि तय हुई और इन दोनों पे जो हमने उपसर्ग निकाला तो प्रा उपसर्ग निकला, संधि हुई तो दीर्घ, और समास हुआ तो अव्ययीभाव, शब्द हुए तो तत्सम, और उपसर्ग पूछा गया तो प्रा। ठीक इसी तरीके से हम गुण संधि के उदाहरण देख लें। हमने कहा प्रेक्षक,
प्रेक्षक शब्द है, ए की मात्रा दिख रही, ए और ओ हमने गुण स्वर तय कराए थे जब हमने वर्णमाला का अध्ययन कराया था स्वर पे। इसी ए को हमने विच्छेद करते समय बताया था कि जब छोटा आ बड़ा आ का योग यदि ई या बड़ी ई से होता है तो वहाँ ए बनता है। ए की मात्रा से इसको हमने विच्छेद कर दिया, हमने कहा प्राधन ईक्षक। अब आप देखो प्राधन ईक्षक किसे कहते हो? ईक्षक कहते हो देखने वाले को। इसी तरीके से एक शब्द हमने और कह दिया, हमने कह दिया प्रेषित। ए की मात्रा दिख रही है, यहीं से तो शब्द का विच्छेद होगा, इसको भी हमने विच्छेद किया, हमने कहा प्राधन ईशित। ईशित माने भेजा हुआ, चाहा हुआ, किसी को अधिक हम चाहते हैं। प्रेषित आप उसे भी तो बोलते हो जो प्रेषक शब्द लिखते हो। प्रेषक आप जब कोई पत्र व्यवहार करते हो तो एक आप प्रेषक शब्द लिखते हो जो भेजता है उसको हम प्रेषक, जहाँ पे आप फ्राम लिखते हो उसकी जगह हम लोग पहले प्रेषक लिखा करते थे। तो प्रेषित माने भेजा हुआ। दोनों पे संधि कौन सी तय हुई? दोनों पे संधि हमारी गुण तय हुई। आप लोग देखो हम गुण संधि के उदाहरणों पे आए थे, हमने दो उदाहरण आपको बताए, एक प्रेक्षक बताया और एक प्रेषित बताया। इनका विच्छेद किया तो प्राधन ईक्षक हुआ, दूसरे का विच्छेद किया प्राधन ईशित हुआ। उपसर्ग निकाला तो प्रा उपसर्ग निकल करके आया। अगर हमसे केवल उपसर्ग पूछेगा तो हम बता ही दिया। अगर आपसे इन शब्दों पे समास पूछेगा तो कौन सा समास बताओगे आप? अव्ययीभाव समास बताओगे। शब्दों का प्रकार पूछेगा तो कौन सा बताओगे? तत्सम बताओगे। अगर संधि पूछेगा तो गुण संधि बताओगे। और शब्द आपने बिल्कुल तय कर लिया कि प्रा उपसर्ग से हमारे इस तरीके से शब्द तय होते हैं। अच्छा व्यंजन की भी बात करते हैं। हमने शब्द बोला प्रणाम, प्राधन नाम करते हो और इस शब्द को जब आप संयोग करते हो तो ये शब्द प्रणाम पे बनता। संधि कौन सी हुई? व्यंजन संधि हुई। इसी तरीके से आपको इस पे व्यंजन संधि हो गई, प्रा उपसर्ग निकल के आया और शब्द कौन सा बना? तत्सम शब्द बना। अच्छा इसके हम कुछ संयोग वाले शब्द भी सिद्ध कर दें। हमने कहा प्रसिद्ध, हमने कहा प्रख्यात, हमने कहा प्रकार, हमने कहा प्रमुख। आप देखो हमने आपको इस पे ये बताया था संयोग हम कहाँ पर करेंगे, जब हमने प्रा और सिद्ध का योग तो किया लेकिन हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। प्रा और ख्यात का योग तो किया लेकिन हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। प्राकार का योग तो किया लेकिन हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। प्रा और मुख का योग तो किया लेकिन कोई परिवर्तन नहीं किया। ये शब्द किस कोटि के हुए? ये शब्द हमारे संयोग शब्द हुए। सारे शब्द हमारे संयोग हैं, सारे शब्द हमारे तत्सम हैं, सारे शब्द हमारे अव्ययीभाव हैं और सभी पे उपसर्ग कौन सा? अगर हम प्रा निकाल दें तो दूसरा पद हमारा स्पष्ट रूप से तय होता। सिद्ध है, ख्यात है, कार है, प्रमुख है, ये हमारा प्रा उपसर्ग तय करता है। देखो आप एक उपसर्ग प्रा पढ़ते हो लेकिन इसको आपने कितनी जगह से आपने इसको रिलेट कर दिया। हमने संधि भी तय कर दी, हमने समास भी तय कर दिया, हमने शब्दों का प्रकार भी तय किया और प्रा उपसर्ग को निकालने पे भी हम सक्षम हो पाए। उपसर्ग हमने आपको कई बार भी बताया भी है आपको पुराने वीडियो पे कि उपसर्ग एक वह भाषा की व्यवस्था होती जिस पर कि आपको यदि आपने पकड़ बनाई तो किसी भी भाषा को आप कितनी आसानी और कितनी गहराई से समझने में सक्षम हो जाओगे। ये केवल उपसर्ग की एक वह व्यवस्था है जो आपको सक्षम बनाती है। आप उपसर्गों को उतनी ही गहराई से पढ़ो। आप ये मत सोचो कि साहब एक उपसर्ग तो छोटी चीज़ है, केवल पहला शब्दांश हमको निकालना है। आप उपसर्ग को छोटा मत मानो, कोई चीज़ छोटी नहीं होती। जो चीज़ छोटी होती है वही चीज़ बड़े होकर के परिणाम को हमारे प्रभावित करती है। आप उपसर्गों को थोड़ा सा बड़ा मानो, थोड़ी गंभीरता से अध्ययन करो। अगले उपसर्ग को हम बी उपसर्ग को तय कराएं। बा पे छोटी की मात्रा बी। बी के क्या अर्थ होते हैं? बी माने होता विशेष, बी माने होता रहित, वी विशेष रहित और तीसरा अर्थ है किसका और होता, इसे हम कहते हैं विपरीत। देखो बी के तीन अर्थ हुए, विशेष हुआ, रहित हुआ, विपरीत हुआ। अब इसी पे अगर कौन कौन सी व्यवस्थाएं इसके साथ जुड़ेंगी? एक तो इससे बनने वाला शब्द कौन सा होगा? तत्सम शब्द होगा। इससे बनने पर हमारा कौन सा समास तय होगा? इससे बनने पर हमारा अव्ययीभाव समास तय होगा। इससे बनने पर दीर्घ संधि तय होगी। इससे किन्हीं बनने वाले शब्दों पे गुण संधि भी तय होगी। कहीं कहीं पर व्यंजन संधि भी तय होगी और कहीं कहीं पर भी संयोग का भी प्रयोग मिलेगा आपको। ये तो शब्दों को पढ़ने के बाद समझ में आएगा इस पे कौन सा कार्य होगा। लेकिन बी बनने ये तो तय है कि प्रत्येक बनने वाला शब्द तत्सम होगा, ये तो बिल्कुल तय है। प्रत्येक बनने वाला शब्द अव्ययीभाव। बी उपसर्ग देखो आपसे समास पूछे, बी उपसर्ग दिख रहा है तो आप केवल और केवल अव्ययीभाव समास बता दो। कितनी अच्छी पहचान है। बी उपसर्ग, बी से शब्द का प्रारंभ है, आपसे समास पूछ रहा।
आप अव्ययी भाव बता दो, शब्द पूछ रहा तत्सम बता दो। इन पे थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन होगा, इनको हम उदाहरणों से देख लें। बी के हमने 3 अर्थ आपको बता दें, विशेष रहित और विपरीत। अब हम दीर्घ संधि वाले आ जाएं। हमने कहा शब्द बीप्सा। देखो बीप्सा हम कहते हैं किसको है, बीप्सा का शाब्दिक अर्थ जब पर्यायवाची लिखते हो बीप्सा माने इच्छा होता है। इस शब्द को अगर हम विच्छेद कर दें दीर्घ संधि से तो शब्द टूटता है बी धन ईप्सा। ईप्सा माने इच्छा और बी माने आपने कहा विशेष इच्छा। बीप्सा हमने किसको कहा, विशेष इच्छा। बी से छोटी ही निकली और ईप्सा का प्रारंभ बड़ी ई से हुआ, दोनों ने मिलाकर के कौन सी ई बनाई, बड़ी ई बनाई, और ये हमको दीर्घ संधि की ओर ले जाती। इसी तरीके से एक शब्द हमने कह दिया वीक्षक। बड़ी से ही से तो शब्द का विच्छेद होगा, इसको हमने विच्छेद कर दिया बी धन ईक्षक। और इच्छक किसको कहते हैं, इच्छक हम कहते हैं देखने वाले को। जो आप दूसरे भी तरीके से समझो, हिंदी के किसी शब्द के अंत पे यदि का लगा है तो आप बिल्कुल तय मानो 90% उस पर उसका जो अर्थ निकलेगा वो कर्ता या वाला का अर्थ निकलेगा, अर्थात विशेष देखने वाला। इक्ष कहते हैं दृष्टि को, इक्ष कहते हैं अपनी नज़र को। वो विशेष नज़र रखने वाला, जो विशेष देखने वाला होता है उसको हम वीक्षक बोलते हैं। अब हम थोड़े से यण संधि के भी उदाहरण देख लें। यहाँ पर गुण की बात नहीं हो सकती, यहाँ पर यण की बात होगी, यण की बात होगी। बी का कोई गुण का उदाहरण नहीं मिलेगा, हमें यण का उदाहरण तो मिलेंगे। हमने कहा ये दोनों, अगर इन दोनों शब्दों में पूछेगा तो कौन सी संधि बताओगे, दीर्घ संधि। समास पूछेगा तो अव्ययी भाव, शब्द पूछेगा तो तत्सम। अब यण के उदाहरण देख लें। हमने कहा व्यर्थ। आप देखो यण संधि पे हमने बताया था कि या से पहले या वा रा से पहले यदि ज़्यादा अच्छा मिलेगा तो हम यण संधि बताएंगे। आप देखो व्यर्थ शब्द को विच्छेद करें तो ये शब्द किस पे टूटेगा, वी धन अर्थ पे टूटा। अब आप देखो ई इससे निकली और छोटा आसमान सो रहा है, ई आप या पे बदल गया। इसी तरीके से शब्द और है, हम कहें व्यवहार। हमने कहा व्युत्पन्न। देखो सभी पे हमारी यण संधि तय होती, इसको हमने विच्छेद कर दिया बी धन अवहार। अब आप छोटा सा शब्द है लेकिन हमें 2 उपसर्ग मिल गए, बी और अब 2 उपसर्ग मिले, व्युत्पन्न को तोड़ दिया बी धन उत्पन्न। आप देखो अगर इन पे संधि पूछेगा तो कौन सी संधि बताओगे, यण संधि। जिन्होंने ये वाले उदाहरण नहीं देखे हैं संधि हिंदी वाले, तो वो संधि के पुराने वीडियो पे आ जाकर के आप देख सकते हो। अच्छा एक व्यंजन का भी उदाहरण देख लें। व्यंजन हम किसे कहेंगे, हमने कहा बी धन सम। आपको हमने जब व्यंजन संधि पे एक नियम बताया था कि छोटे या बड़े या को छोड़कर यदि कोई भी स्वर हमारे दंतव्य सा से योग करता है तो वह उसको मूर्धन्य सा पे बदल देता। वही काम इसने किया कि वाकी छोटी ई ने दंतव्य सा से योग किया और ये मूर्धन्य सा पे बदल गया। इसी को अगर जब दंतव्य मूर्धन्य सा पे बदलता है तो ये शब्द क्या बन जाता है, विषम। आप देखो इस शब्द पे संधि पूछेगा तो कौन सी है, व्यंजन है। इस शब्द पे उपसर्ग पूछेगा तो कौन सा है, बी उपसर्ग है। समास पूछेगा तो कौन सा है, अव्ययी भाव है। शब्द पूछेगा तो कौन सा है, तत्सम शब्द हुआ। अब हम संयोग शब्द को भी देख लें। हमने कहा विकल्प, हमने कहा विशेष और हमने कहा विशुद्ध। देखो इस पे उपसर्ग तो तय है कि इस पे तीनों पे बी उपसर्ग है, और दूसरे जो हमारे शब्द, दूसरे जो पद लिखे गए हैं इन पे जोड़ने पर इन पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसी कारण से इनको हम संयोग बोलते हैं। आप अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि प्रा और बी का क्या अंतर होता है। प्रा माने हमने कहा था श्रेष्ठ और ज़्यादा, और बी माने हमने कहा आपसे विशेष रहित और विपरीत। अब आपसे एक ही शब्द होता है और 2 अलग अलग अर्थों पे प्रयोग होने लगता है। जैसे आप उदाहरण के रूप पे देखो, हमने कहा एक शब्द तो हमने बोला प्रख्यात और एक शब्द हमने बोला विख्यात। अब आपसे वाक्य बनाना है तो वाक्य बनाते समय दोनों का प्रयोग आप किस तरीके से अलग अलग तय करोगे। क्या आपको लगता है प्रख्यात और विख्यात दोनों एक हैं, दोनों केवल प्रसिद्धि के लिए लगाए गए। अब आप देखो उपसर्गों के आपको अर्थ स्पष्ट हो रहे होंगे। प्रा हमने बताया श्रेष्ठ और ज़्यादा, वी हमने बताया विशेष और रहित और विपरीत, और ख्यात माने प्रसिद्धि होती है। जो इतना मूल शब्द है, मूल शब्द हमारा केवल प्रसिद्धि के अर्थ पे दे रहा। अब हम ये कैसे तय करें कि प्रख्यात का प्रयोग कहाँ करेंगे और विख्यात का प्रयोग कहाँ करेंगे। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण बताएं। ये प्रा हमें ख्याति प्रसिद्धि की अधिकता को तय कराता है, और ये हमारा किसी विशेष क्षेत्र में जो हमको प्रसिद्धि मिलती है। जैसे आप हमको हिंदी के लिए पहचानते हो, आप हमको संस्कृत के लिए पहचानते हो, तो हम विख्यात हुए।
या फिर आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी को ले लो, आप अपने बाबा रामदेव को ले लो। बाबा रामदेव क्या है? बाबा रामदेव योग के क्षेत्र में विख्यात हुए, अर्थात उनका एक निश्चित सीमित क्षेत्र पहले योग ही तो था, योग में उन्होंने विख्यात हुए वो। लेकिन जब उनके और भी आयुर्वेद आया और भी कई से उनके सेगमेंट शुरू हुए तो वो प्रख्यात हुए। जब कोई व्यक्ति किसी एक विशेष क्षेत्र में प्रसिद्धि पाता है तो उसको हम विख्यात बोलते हैं। जब वो उसके एक से अधिक क्षेत्रों पे प्रसिद्धि होने लगती है उसको हम प्रख्यात बोलते हैं। इसी के साथ एक शब्द हम और जोड़ दें, हमने कहा कुख्यात, और कु का हमने क्या अर्थ बताया था, आपको याद होगा, बुरा, अभाव, रहित, ये अर्थ तय कराए थे। तो ख्यात माने तो प्रसिद्धि तय हो चुकी, कु माने बुरी प्रसिद्धि, अर्थात जिस किसी व्यक्ति का क्षेत्र जो कार्य करता है उसके क्षेत्र की जो प्रसिद्धि है वो क्षेत्र उसका सही नहीं है, गलत क्षेत्र में प्रयोग करता है अपनी प्रसिद्धि को, तो वो कुख्यात होता है। आप देखो डाकुओं के लिए कुख्यात लगाया जाता, तो आप तीनों पे अंतर समझ गए। किसी एक विशेष क्षेत्र में व्यक्ति जो अगर प्रसिद्धि पाता है तो उसको हम विख्यात बोलते हैं, एक से अधिक क्षेत्रों में प्रसिद्धि पाता है तो उसको हम प्रख्यात बोलते हैं। और यदि उसको जिस क्षेत्र में प्रसिद्धि पा रहा है वह क्षेत्र गलत है, वह क्षेत्र खराब है, तो वहाँ पर कुख्यात होता है। आपने उदाहरण के रूप में भी समझ लिया, रामदेव जी हमारे योग में विख्यात हुए और रामदेव की प्रसिद्धि और सेगमेंट आयुर्वेद वगैरह सब पे आई तो वो प्रख्यात हुए। अब आप दोनों के अंतर समझ गए। देखो ये छोटे छोटे से उपसर्ग आपको किस तरीके से अलग अलग तय कराते हैं, इनकी बातें भी हम तय करेंगे। अगले हम इसके अगले उपसर्ग पे चलें जिसको हम लोग परि कहते हैं। परि का क्या अर्थ होता है? परि माने होता चारों ओर, परि माने होता आसपास, परि माने होता अतिशय, और परि माने होता त्याग। देखो एक उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ होते हैं और हमें शब्दों की प्रकृति देखनी होती है, उसके आधार पर हम अर्थों को तय करते हैं। एक ही उपसर्ग परि है, उसके चार अर्थ, चारों ओर, आसपास, अतिशय और त्याग, ये हमारे चार इसके अर्थ तय हो गए। इस पे जो भी शब्द बनेगा वो तो तत्सम बनेगा, बिल्कुल तय है। इससे जो समास बनेगा वो अव्ययी भाव समास बनेगा, बिल्कुल तय है। इससे कभी कभी हमारा संयोग के शब्दों का निर्माण होगा। इससे परिशब्द से कभी कभी हमारी दीर्घ संधि बनेगी, परिशब्द से कभी कभी हमारी यण संधि भी बनेगी। इतने इसके उदाहरण तय होंगे। परि उपसर्ग निकालना है तो हम निकाल लेंगे। जितने शब्द बनेंगे सारे तत्सम बनेंगे, जितने समास बनेंगे सारे अव्ययी भाव बनेंगे। कभी कभी संयोग बनेगा, कभी कभी दीर्घ बनेगा, कभी कभी यण बनेगा। आप उदाहरणों को देखो। हमने संयोग पे कह दिया, हमने कह दिया परिकार, हमने कह दिया परिशुद्ध। अभी आपने इससे पहले विशुद्ध बनाया था, अब हमने इस पर परिशुद्ध कर दिया। हमने कह दिया परिवाद। और संयोग का लिए हमने बताया कि अगर हम उपसर्ग को अलग कर लें तो आपका जो दूसरा बचा हुआ पद है उसके मध्य में कोई परिवर्तन ना हो। कार शब्द पूरा है, शुद्ध शब्द अपने आप पे पूरा है, वाद शब्द पूरा है। पहले हमने परि खाली उपसर्ग लगा दिया, अर्थात ये किस कोटि के शब्द हुए? ये तीनों के तीनों शब्द हमारे संयोग पे चले गए। समास पूछा गया तो कौन सा समास बताया आपने? अव्ययी भाव शब्द बताया, समास बताया। शब्द पूछा गया तो कौन सा बताया? तत्सम बताया। अब हम थोड़े दीर्घ संधि के उदाहरण देख लें। हमने कहा शब्द परीक्षा, आप देखो बड़ी की मात्रा दिख रही, ये हमसे कहता कि हम दीर्घ संधि पे जाएंगे। विच्छेद किया हमने तो हमने कहा परिधन इच्छा, हमने कहा परीक्षण, हमने कहा परीक्षक। परीक्षण शब्द को तोड़ा, परिधन ईक्षण, परीक्षक शब्द को तोड़ा, परिधन ईक्षक। और अभी हमने आपको बताया हिंदी के किसी शब्द के अंत पे यदि का लग जाता है तो उसका अर्थ करता या वाला आता। तो परीक्षक किसे है? परीक्षक आप उसे कहते हो जो देखने वाला है। इक्ष माने दृष्टि होती है। और कौन देखने वाला है? आप देखो शब्दों का प्रयोग करते हो, कहीं निरीक्षक होता है, कहीं परीक्षक होता है, तो उनका अर्थ अलग अलग कैसे तय होगा वो इसी आधार पर तय होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी को कोई चीज़ देखने वाला है तो वह, जैसे आपकी कॉपी चेक होती है तो कॉपी का निरीक्षण होता है कि परीक्षण होता है, ये आपकी हिंदी की वाक्य शुद्धि
संधि पे भी हम आपको बताएंगे। कापियों का परीक्षण होता है, निरीक्षण नहीं होता। निरीक्षण नी के अलग अलग अर्थ आते हैं। नी माने होता बहुत नीचे और अलावा। इसका कहा गया चारों ओर, आसपास, अतिशय और त्याग। अर्थात किसी भी कापी को जब हम गहराई से देखते हैं तो वहाँ पर परीक्षक शब्द। और ईक्षण क्या है? ईक्षण हमें वर्तमान काल की ओर ले जाता, अर्थात देखने वाला। ऐसा व्यक्ति जो चारों ओर आसपास सब कुछ देख रहा है, उसको हम देखने के लिए। तो ये हमें इन शब्दों पे कौन सी संधि तय हुई? अगर संधि पूछेगा तो कौन सी बताओगे आप? दीर्घ संधि बताओगे। शब्दों का प्रकार कैसा बताओगे? अव्यय। समास कौन सा बताओगे? अव्ययी भाव। शब्द किस कोटि के हैं? तत्सम है। अब हम थोड़े से यण के भी उदाहरण देख लें। यण के खूब उदाहरण आपको मिलेंगे इस पे। जैसे हमने कहा पर्याप्त शब्द है, पर्याप्त है। अब इस पे अगर उपसर्ग पूछेगा, अगर आप देखो उपसर्ग निकालोगे तो उपसर्ग कैसे निकलेगा? जब हमने यण संधि बताई थी तो यण संधि पे हमने आपको बताया था आप शब्दों को विच्छेद करके यह तय करना कि हमें या बार आ के पहले क्या आधा अक्षर तो नहीं मिल रहा, और या बार आ ऐसे आपको नहीं दिख रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो आप देखो या बार आ के पहले आपको या के पहले आधा अक्षर मिल गया। इसने तय करा दिया कि हम यण संधि है, और इसको हमने विच्छेद कर दिया। हमने कह दिया परिधन आप्त, हमने कह दिया पर्यंक पलंग का तत्सम, हमने कह दिया पर्यवेक्षक। इन सारे शब्दों पे अगर संधि पूछेगा तो कौन सी संधि है? यण संधि तय हुई। ये सारे शब्द हमारे समास पूछेगा तो अव्ययी भाव है। शब्दों को कोटि कौन सी है? तत्सम है। आपने परि उपसर्ग भी देखा, परि उपसर्ग के आपने अर्थ भी देखे। परि माने चारों ओर, परि माने आसपास, परि माने अतिशय, परि माने त्याग। इसी तरीके से आपको हम अगले वीडियो पे और समासों के और उपसर्गों का अध्ययन कराएंगे। आप उपसर्गों की व्यवस्था से आप बिल्कुल भी आप पुराने वीडियो भी देखिएगा और जो आने वाले वीडियो उनको भी देखिए। उपसर्गों पे यदि आपने गहराई बना ली, उपसर्ग प्रत्यय पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आपको भाषा बहुत मजबूत बनेगी। भाषा के प्रति आप बड़े समर्थ हो जाओगे। आप भाषा को देखते ही प्रख्यात विख्यात में, परीक्षक निरीक्षक में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो आपकी जो वाक्य शुद्धि वाला प्रकरण आएगा उस पर आप बड़ी आसानी से तय करने लगोगे। आप हमसे जुड़े रहिए, इसी तरीके देखते रहिए द मैक क्लासेस। धन्यवाद। The Mac Classes key to unlock the success Kalian Prakan Per